कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग इसके पहले लेक्चर में हमने रेजोनेंस की कुछ बात की थी। आइए एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आज रेजोनेंस को लेके। बच्चा हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि अगर एलसीआर सर्किट है तो उस एलसीआर सर्किट के अंदर अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस दोनों इक्वल हो जाता है तो वो सर्किट बन जाएगी प्योरली रेजिस्टिव, है ना। और ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहा जाएगा? रेजोनेंस। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां पे एल सी आर तीनों यूज हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। एज पर एग्जांपल कि मुझे सर्किट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, यानी कि उसको हम बोलेंगे आई नॉट। अब ये जो आई नॉट है ये मुझे यहां पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आर के कारण, यानी कि यहां पे इन दोनों का कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा नहीं। बट ये जो वोल्टेज है हमको पता है कि ये क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा t, यानी कि ये जो वोल्टेज है जो हम पूरे सर्किट में दौड़ा रहे हैं, पूरे सर्किट में जो वोल्टेज दौड़ रहा है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और ये फ्रीक्वेंसी को हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखो जनरली एसी सर्किट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है और जैसा आप सप्लाई देंगे वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन सप्लाई फिक्स है। हमारे घरों में सप्लाई फिक्स होता है ना 220 वोल्ट। अब वो सप्लाई फिक्स है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, कितनी? 50 हर्ट्ज, वो भी हमने देखा हुआ है। अब मुझे चाहिए 50 हर्ट्ज से ज्यादा या 50 हर्ट्ज से कम, तो उस समय क्या किया जाए? तो उस समय हम क्या करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को इस तरीके से फिक्स करेंगे कि हमको हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाए, और उसको हम डिनोट करते थे F0 से। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे फ्रीक्वेंसी हम हमारे हिसाब से सेट करते थे L और C की मदद से, किसकी मदद से? इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से, लेकिन करंट फिक्स करते थे हम लोग R की मदद से। तो यहां पे हमारे कंट्रोल में सारी चीजें रहती थी और इसको हम कहते थे रेजोनेंट कंडीशन। फिर हमने कुछ ग्राफ देखा था, अगर मैं करंट का फ्रीक्वेंसी के वर्सेस ग्राफ बनाऊं तो हमने क्या देखा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज अलग अलग होते हैं। बच्चा सीधी सी बात है ना, ये ओमेगा टी चेंज होगा। देखो ओमेगा टी मतलब क्या? ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा क्या होता है? पहली बात तो ओमेगा अपने आप में एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देन अगर मेरे को इसको ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला है 2 पाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे हाथ में, ये कंट्रोल हो जाएगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ओमेगा कंट्रोल होने के कारण पूरा V कंट्रोल हो जाएगा। इन शॉर्ट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वोल्टेज अलग अलग मिलता था। अब वोल्टेज अलग अलग है तो सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट भी तो अलग अलग होगा सर्किट में। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलता था, और जब मैक्सिमम करंट होता था हमने एक चीज देखा था कि जब रेजोनेंट होता है तो इंपीडेंस मिनिमम था, करंट मैक्सिमम था, एंड जो फेज डिफरेंस है वो 0 था। याद है? ये चीजें हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी देखी थी। इसका मतलब जब करंट मैक्सिमम है उस समय फ्रीक्वेंसी है F0। अब मुझे मान लो कि इसी फ्रीक्वेंसी पे कम करंट चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू कम होनी चाहिए मैक्सिमम करंट की। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। सपोज करो कि इस समय का रेजिस्टेंस था R, मैं अगर उसको डबल कर दूं तो उस समय देखिए उस समय फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी है, चेंज क्या हुआ? करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी वही की वही। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारे बहुत ही यूजफुल सिचुएशन है और इसका नाम क्या दे दिया गया है? रेजोनेंट। अब चलिए इसी में अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो टॉपिक हमें देखना है वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या चीज? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब अच्छा लोग इस ग्राफ को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट। सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये ग्राफ हमको मिल रहा है, ये मैक्सिमम करंट और उस समय की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
बच्चा लोग जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम रेडियो ट्यूनिंग के समय एक चीज बताई थी कि जैसे हम रेडियो स्टेशन के किसी नजदीक पहुंचने आते हैं, मतलब जब हम नॉब घुमा रहे हैं, सपोज हमें 95 रेड एफएम लगाना है, हम 94.8 पे आ गए तो हमको आवाज सुनाई देने लग जाती है, लेकिन वो क्लियर आवाज नहीं होती है। तो ये जो रेंज है ना, जहां पे हमें जहां से लेके जहां तक स्टेशन की आवाज आ रही है, वो रेंज होती है I0 से लेके I0 बाय √2, यानी RMS वैल्यू, मैक्सिमम करंट और RMS वैल्यू करंट की, यहां से लेके इतनी करंट के इतने रेंज में हमको आवाज आने लग जाती है। क्लियर है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पे है। इसका मतलब अब जरा ध्यान से सुनना, देखो यहां की जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या मैं उसको ओमेगा नॉट कह सकता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस समय की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चा, एक ये और एक ये, जब करंट इंक्रीज कर रहा है और जब करंट डिक्रीज कर रहा है, इस समय की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम कह देते हैं ओमेगा 1 और इसको हम कह देते हैं ओमेगा 2। तो बच्चा ये जो चीज है ना, दिस थिंग, इसे हम बोलेंगे डेल्टा ओमेगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा बैंडविड्थ। क्या चीज? बैंडविड्थ। इसको क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ, कि करंट का जो ग्राफ है वो कितना चौड़ा है। अब बच्चे लोग एक चीज मुझे जरा ध्यान से बताना, क्या मैं यहाँ पे डेल्टा ओमेगा को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोल सकता हूँ? मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये इतनी लेंथ हो जाएगी इसकी, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर कौन सा ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा रेडियो ट्यूनिंग के लिए, इस टाइप का ग्राफ या कुछ इस टाइप का ग्राफ? सोच के बताना, कौन सा ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा रेडियो ट्यूनिंग के लिए? देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पतला वाला है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो कि ये I0 है और ये IRMS है। जरा आप खुद देखो, बैंडविड्थ इसकी छोटी है लेकिन इसकी बैंडविड्थ बड़ी है। क्लियर? डन। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं उसको नॉब को घुमा रहा हूं, मेरे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी पहले आ जाएगी। देखो आप देख सकते हो कि यहां से यहां का गैप भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो देखो, हमने क्या कहा था, डिस्टरबेंस आना शुरू होगा। हमें क्लियर वॉइस नहीं है लेकिन डिस्टरबेंस आना ज्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा। अब इस केस में जो सेकंड ग्राफ है, यहां से लेके यहां पे परफेक्ट ट्यूनिंग होगी, लेकिन यहां से यहां तक ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं होगी, डिस्टरबेंस ज्यादा समय के लिए रहेगा। अब मुझे बताइए कौन सा ग्राफ ज्यादा बेटर है, ज्यादा डिस्टरबेंस वाला या कम डिस्टरबेंस वाला? ऑब्वियसली कम डिस्टरबेंस वाला। भाई रेडियो में जितना ज्यादा देर तक डिस्टरबेंस रहेगा उतना हमको अनप्लीजेंट रहेगा। समझ रहे हो? मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जो डिस्टरबेंस हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। अब देखो, ट्यूनिंग करते जब मैं इस यहां पे पहुंच जाऊंगा ना, एग्जैक्टली यहां पे, जैसे कि यहां से मुझे आवाज आना शुरू हो गई, मैं अभी भी चेंज कर रहा हूं, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। जब मेरी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली यहां पहुंच जाएगी, उस समय मुझे बेस्ट क्वालिटी साउंड सुनाई देगा। इसके समय भी मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन कैसा? डिस्टरबेंस वाला, क्लियर नहीं है। इसीलिए तो ये जो चीज है ना बच्चा, दिस इज नथिंग बट द शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जितना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अब जितना शार्पनेस ज्यादा होगा उतना ही ये कर्व पतला होगा, मतलब उतनी ही बैंडविड्थ छोटी होगी। सो हमारा मकसद होता है ऐसी किसी सर्किट का बैंडविड्थ छोटा होना, एंड दैट इज कॉल्ड शार्पनेस। समझ आया? अब बताते हैं, कुछ फॉर्मूला भी आगे कैलकुलेट करनी है, बट अभी और भी कुछ सुनो। देखो इस समय का जो पावर है, मुझे पता है कि मुझे इस समय का मैक्सिमम पावर मिलेगा, और ये मैक्सिमम पावर कितना होता है? अच्छा, एवरेज पावर, मतलब एवरेज पावर अपने आप में मैक्सिमम होगा। कितना होगा ये? I0 R² बाय T, नहीं I0 R²,
ये वैल्यू लास्ट टाइम डिराइव की थी, भूल गए? क्या है पावर की फॉर्मूला? IRMS VRMS cos phi। हमने देखा था कि phi 0 है, रेजोनेंस पे phi 0, तो cos phi की वैल्यू 1। सो अब मैं IRMS के बदले क्या लिख रहा हूं? I0/√2 V0 by √2 और इसकी वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया? I0 V0/2, I0 V0/2। अब मैं V0 की जगह पे रखा देता हूं, देखो ये हमारी फॉर्मूला है ना, V0 इज इक्वल टू I0 R। हमने स्टार्टिंग में देखा था आज भी। सो इसके बदले ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, I0 R/2। सो ये क्या हो गया? I0²/2। तो मैक्सिमम पावर हमारे को कितनी मिल गई? I0²/2। अब इस समय पावर कितना होगा चेक करें। मैं क्या करता हूं, देखो इस समय करंट कितना है? I0/2 है, तो मैं करंट के बदले ये वैल्यू पुट कर देता हूं। मैं क्या फाइंड कर रहा हूं कि जहां से मुझे डिस्टर्ब आवाज आना शुरू हुआ उस समय पावर कितना है। सो P इज इक्वल टू I0 की जगह पे I0/√2, सॉरी ये स्क्वायर इधर, I0 की जगह पे I0/√2 रख दिया। इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये क्या हो जाएगा? I0² का स्क्वायर 2 इधर R/2। ये 2 नीचे जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। I0² R/4, 2 2 4। बस जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाली पावर हमारी मैक्सिमम पावर का आधा है? चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखो, इसको मिटा देता हूं मैं अभी के लिए। सो P इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, I0² R/2/2। मैंने क्या कर दिया, ये 2 को इसके नीचे कर दिया, पूरे के नीचे, और ऐसे 2 लिख दिया। लिख ही सकता हूं ना मैथमेटिकली, तो ये राइट ही, मतलब तो एक ही निकल रहा है। अच्छा ये क्या चीज है? I0² R/2, ये क्या चीज है? ये तो मैक्सिमम पावर हो गया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं P इज इक्वल टू PM/2? इसका मतलब इस जगह पे जितनी पावर कंज्यूम हो रही है हमारे सर्किट में वो भी आधी हो गई। इसीलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इसको टेक्निकली क्या नाम दे दिया गया है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्यों? बिकॉज इस समय पे हमारे सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो मैक्सिमम पावर की आधी है। चलो हमने अभी तक ये देखा कि ये बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए अगर हमें अच्छी से अच्छी ट्यूनिंग चाहिए है तो। अच्छा इसकी कितनी वैल्यू होगी, या तो फिर ये बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करेगा, उसका एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। देखो बाय एक्सपेरिमेंट या बाय कैलकुलेशन, ये जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है ना वो आती है R/L। ये एक्सपेरिमेंटली एंड थियोरेटिकली प्रोसेस के थ्रू पता लगाया गया है कि ये जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो R/L पे डिपेंड करती है। तो अब ओमेगा 1 कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो मुझे ये बैंडविड्थ चाहिए, सो अल्टीमेटली मैं ये ओमेगा 1 फाइंड कर रहा हूं। ये पूरा कितना आ गया? R/L। तो ये एक्सिस के आधा इधर, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ओमेगा नॉट माइनस R/2L। क्यों 2L? ये पूरा R/L है, इसका आधा करो, R/L का आधा कितना हो जाएगा? R/2L। ये L इधर आ जाएगा। अब ये ओमेगा नॉट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओमेगा 1। ये यहां ये डिस्टेंस, इस समय मुझे ओमेगा नॉट मिल गया है यानी कि R/L। अब मुझे यहां से यहां जाना है, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। सो ओमेगा नॉट माइनस दिस, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस R/L2। नेक्स्ट ओमेगा 2 चाहिए, ये चाहिए, तो अगर मैं इसमें R/2 मतलब ये डिस्टेंस का आधा ऐड कर दूं तो यहां से यहां पहुंच जाऊंगा ओमेगा 2 पे। सो ओमेगा 2 मेरा कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस R/2L।
समझ आया यहां तक? सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन था। ये वैल्यूज को उठा के यहां क्या हो जाएगा? ये ओमेगा 2 कितना आया? ओमेगा नॉट प्लस आर बाय 2l माइनस ओमेगा नॉट माइनस आर बाय 2l। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस आर बाय 2l, माइनस को अंदर डालो, माइनस ओमेगा नॉट माइनस माइनस प्लस आर बाय 2l। ओमेगा नॉट गया, आंसर क्या आ गया? 2, देखो 2 आर प्लस आर 2r अपॉन 2l, यानी कि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो है वो r बाय r आ गया। ये कैसे कैलकुलेशन आया वो आपको दिखाया जा रहा है। मतलब हमने कहा ना कि कैलकुलेशन से ओमेगा नॉट की वैल्यू r बाय l आई, सो वो डेराइव करने का तरीका। तो बैंडविड्थ किस पर डिपेंड कर रही है? रेजिस्टर पे और इंडक्टर पे। किस पर डिपेंड कर रही है? रेजिस्टर एंड इंडक्टर पे। ओके, सो बच्चा लोग दिस इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब शार्पनेस कितनी है, शार्पनेस अच्छी है, बुरी है कि ठीक है, उसको मेजर करने का एक और तरीका हमको बताया गया है, मतलब टेक्निकली यूज किया जाता है। उसे हम कहते हैं क्यू फैक्टर। क्या कहते हैं? क्यू फैक्टर। बच्चा एक्चुअली क्यू फैक्टर जितना कम होगा उतनी बैंडविड्थ कम होगी, उतना ही शार्पनेस ज्यादा होगी। एक चीज हमें क्या चाहिए? शार्पनेस कम चाहिए। शार्पनेस कम चाहिए मतलब बैंडविड्थ कम चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, शार्पनेस ज्यादा चाहिए। शार्पनेस ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा शार्पनेस के लिए बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू छोटी कब आएगी? जब r स्मॉल होगा। सीधी सी बात है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना छोटा r की वैल्यू उतनी छोटी डेल्टा ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा l इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो l जितना बड़ा रहेगा उतनी ये वैल्यू छोटी रहेगी। यानी कि अगर आपको शार्पनेस सुधारना है तो रेजिस्टेंस को घटा दो, इंडक्टर को बढ़ा दो। क्लियर? डन। अब इसी चीज को भाई शार्पनेस अच्छी है, बुरी है, ठीक है, वो चेक करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक फैक्टर बना दिया है हमने और नाम दे दिया उसको क्यू फैक्टर। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। क्यू फैक्टर की फॉर्मूला होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ मतलब डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी 1 अपॉन रूट LC। याद आया? कैसे डिराइव की थी? XL इज इक्वल टू XC, LC सॉरी XL कैसे आता है? ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा इधर L इधर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, दोनों का स्क्वायर रूट करो, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC। समझ आया? अपॉन डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ये रही R बाय L। बोलो सही है? ओके, अब क्या होगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नथिंग एल्स। सो L अपॉन R रूट L इंटू रूट C। बच्चा ये रूट LC को क्या मैं रूट L इंटू रूट LC लिख सकता हूं? कैसे? है ना? ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। अब क्या ये जो ऊपर L है, ऊपर वाला L है, क्या मैं उसको रूट L इंटू रूट L लिख सकता हूं? मैथ्स में करते थे ना, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, वैसे ही L को रूट L इंटू रूट L। तो ये रूट L कट, क्या बचा? रूट L अपॉन R रूट C। ये आ गया क्यू फैक्टर की फॉर्मूला। इसको एक प्रॉपर मैनर में, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो ऐसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 1 बाय R रूट L बाय C।
ये इन दोनों को रूट के अंदर है तो दोनों को साथ में लिख लिया, रूट L by C 1 by R। सो Q फैक्टर जितना छोटा होगा उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? सो Q फैक्टर छोटा होना चाहिए, सॉरी Q फैक्टर जितना बड़ा होगा, सॉरी मतलब माय मिस्टेक, Q फैक्टर जितना बड़ा होगा उतनी शार्पनेस अच्छी होगी। तो Q फैक्टर को बड़ा करने के लिए R की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, L की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एंड C की वैल्यू अगेन छोटी होनी चाहिए। क्लियर? तो चलो यहां पे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस टॉपिक क्लियर होता है।